उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है रीट, इन दोनों के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि ऐसा है ना, दोनों में आपका सीटेट हो या रीट, दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट आपका सीडीपी है और क्वेश्चन भी आपके सीटेट के लेवल के ही पूछे जाते हैं आपके रीट के एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आप ये ना समझना कि सीटेट के लिए क्लास होने वाली है, आपके रीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रीट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी कहने का आपका ये मतलब सीधा सा है, बच्चे जो है हमारे ये किस जगह जो है लिंग भूमिकाएं जो है ग्रहण करते हैं और किस जगह पर बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपका जो पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखोगे आप, बच्चे जो है समाजीकरण के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, अपनी संस्कृति से भी ग्रहण करते हैं और जो हमारा मीडिया है यानी इसके भी द्वारा बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर, यानी जो हमारा ट्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे जो है लिंग भूमिकाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि क्या है जिस वजह से मानकीकृत परीक्षण की आलोचना होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वे जो है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। तो आपका दूसरे का राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यानी एक से अधिक बुद्धि, तो ये हमारा क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो आपका तीसरे का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग हमारा किस लिए करता है। बच्चा शिक्षक जो है कक्षा में तो इसलिए करता है ताकि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो आपका फोर्थ का राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिश करके सारे ऑप्शन आपके लिए नहीं पढ़ेंगे जो आपका राइट ऑप्शन है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो क्लास देखने में और आपकी चीज़ें समझ में भी आ जाएं। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आप क्या क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है। आपसे पूछा गया कौन संबंधित नहीं, यानी 3 ऑप्शन आपके इससे संबंधित हैं और एक ऑप्शन आपका संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जी, ये बात बिल्कुल सही है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी बात आपकी सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये बात आपकी सही नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में। जबकि ये भी बात आपकी सही है, इसे भारत की शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य भी किया गया है। तो आपका 5 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में प्रतिभाशालिता खाली स्थान के कारण हो सकती है। तो बच्चों में जो हमारी प्रतिभाशालिता है ये होती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा। तो आपका 6 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी जो सामाजिक रूप व आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं हमारे, इनको जो है कक्षा में किस तरीके के माहौल की आवश्यकता होती है। तो 7 का आपका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो आपका 7 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो हमारे सामाजिक आर्थिक रूप से बिछड़े बालक की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को क्या मिले, महत्व मिले, ताकि वे उसका उपयोग भी कर सकें। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो किस पर आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आपका 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यानी जो आपके अति संवेदनशील बच्चे होते हैं उनको जो है किस तरीके से नहीं सिखाया जा सकता है। तो देखते हैं,
इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ना। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये तो सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये बात आपकी सही नहीं है। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, यानी जो अलग अलग सोच रखने वाले बच्चे होते हैं किन पैटर्नों की पहचान करते हैं, यानी वो किस तरीके के, सृजनात्मक। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो हमारे क्रिएटिव क्वालिटी के बच्चे होते हैं वही अलग अलग सोच वाले पैटर्न रखते हैं। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। यानी 3 करेंगे इसमें, ऑप्शन चारों में से एक नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये जो है आपका क्या है, समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। 11 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। संवेग का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, डर। ठीक है, तो आपका 12 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो सबसे अच्छा जो हमारा स्पष्टीकरण प्रदान करता है तो आपका कौन सा करेगा, 13 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक की भूमिका का हमारा सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करेगा, सी ऑप्शन, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 14 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो समृद्ध शिक्षा को आपकी कौन सी शिक्षा प्रोत्साहित करती है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो आपका 15 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन जो है आपकी पाठ्य पुस्तक की भूमिका का करेगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये आपके लिए रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया, जिन लोगों ने एनसीएफ 2005 आपने टॉपिक ना पढ़ा हो तो हमारे चैनल पर इसकी क्लास पढ़ी हुई है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं एनसीएफ 2005 से गलत नहीं होंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है ये जो है किस तरीके से प्राप्त की है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, रचनावाद से। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, क्या किस टाइम बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तब आप बच्चे को जो है क्या समझ सकते हैं कि बच्चा जो किस प्रकार से, यानी बच्चा जो हमारा है एक प्रेरित बच्चा है, तभी वो प्रश्न पूछेगा क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक आपका उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो आपका 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो किस तरह की मदद करता है देखते हैं। तो 20 का आपका राइट ऑप्शन, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा,
21 का जब आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे, कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता पर और तथा कुछ अन्य जो है पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो आपका 21 का राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ये भी आपके लिए रीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता है, तो आपके बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, ये बात पियाजे के विषय में बिल्कुल आपकी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात हमारी जो है थार्नडाइक जी ने कही है, ये बात आपकी कहीं नहीं जा सकती पियाजे के विषय में। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात हमारे पियाजे जी ने कही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी बात पियाजे ने कही है। तो आपका कौन सा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा हमारे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो थार्नडाइक जी ने कहा है। तो आपका 22 का राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक हमारी सीमा क्या नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो आपका 23 का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आगे देखते हैं 24 नंबर, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये बात आपकी सही नहीं है। तो आपका 24 का राइट ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो बच्चों को जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए आपका किस तरीके का प्रश्न आमंत्रित करता है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो 25 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन आपका करेगा करके सीखना, फिर आपकी परियोजना विधि, फिर सहयोग से सीखना। तो आपका 26 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन हमारा बताता है, तो देखते हैं 27 का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो आपका 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ये भी आपके लिए रीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा बड़े नहीं, एक दो लाइनों में, सारे आपके लिए रीट एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, तो देखते हैं किसे माना जा सकता है। तो आपका 28 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, यही जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में माना जा सकता है। तो आपका 28 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती जो हमारा विकास का क्षेत्र है ये आप लोगों का जो है किसे संदर्भित करेगा, देखते हैं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो आपका 29 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी व्यक्तित्व आपने अच्छे से पढ़ा होगा अपनी निचले स्तर की कक्षाओं में। उभयलिंगी का मतलब ये होता है पुरुष और स्त्री के गुण किसी एक व्यक्ति में दोनों के गुण हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन आपका 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माना गया है मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है, दोनों का समायोजन होता है। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लास्ट वाला 30 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपके आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर चाहे आपका रीट एग्जाम हो या सीटेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट में आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।